कैसे हैं आप लोग। देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसी एग्ज़ाम का एक पेपर अभी पॉलिटिकल साइंस हुआ है, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से जो पेपर आया है, जो पेपर सेट हुआ है, वो वास्तव में बहुत अच्छा पेपर है। और ये भी है कि हमने जो पढ़ाया है उसमें से 90% जो है क्वेश्चन आए हैं, हूबहू क्वेश्चन आए हैं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमने जो प्रैक्टिस कराई है बच्चों को वो काबिले तारीफ रही है। और मैं खुद भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हमने जो प्रैक्टिस कराई है बहुत अच्छी रही है। बच्चों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहा है, टाइम भी उनका बचत हुआ है और नंबर भी अच्छे आएंगे उनके। तो अभी देखिए, मैं आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अपना जो वैकल्पिक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ कि प्रथम महायुद्ध का जो कालखंड था वो कब रहा है, कब से कब तक का रहा है। वो रहा है 1900, अपना आंसर भी मिलाते जाइएगा। वो 1914 से लेकर के 1918 तक रहा है। इसमें ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ और उसको किस अभियान के तहत समाप्त किया गया था। तो वो 1990 में जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था और वहां पर जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसमें देखिएगा, जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में जब चलाया गया तो यहाँ पर लगभग जो 34 देश थे अमेरिका सहित, उन्होंने इसमें भाग लिया। तो इराक ने इसमें कहा था कि 100 जंगों का एक जंग होगा, कि मतलब अभी तक जो हम बहुत जंग करते आए हैं कि जंग पे जंग करते आए हैं, तो लास्ट जो है हमें जो सर्वोच्च और हमारा जो वर्चस्व स्थापित करेगा वो ये जंग होगा। लेकिन इस जंग में इराक को हरा दिया गया था, कुवैत को खाली करा दिया गया था। इसके कारण से ही जब यहाँ पर इनको लग रहा था कि भाई ये जो है धरातल के स्तर पर युद्ध किया जाएगा, वो धरातलीय युद्ध ना हो करके एक कहा जा सकता है मिसाइल युद्ध कहा जा सकता है, उसको हम कंप्यूटर युद्ध भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से वो युद्ध हुआ था और इसमें इराक हार गया था। दूसरा अगला जो क्वेश्चन है वो है यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है। तो वो है आपको यूरो। मैंने कई बार आपको बताया है कि यूरो जो है 17 देशों में, जो यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश है उसमें 27 जो देश है यूरोपियन यूनियन के, उसके 17 देशों ने इसको स्वीकार किया हुआ है। तो वहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? से आंसर हो जाएगा। अगला जो है दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। दक्षिण एशिया में मैंने आपको कई बार जो बताया कि सार्क जो संगठन है उसकी स्थापना 1985 में हुई है और इसमें केवल 7 देश शामिल थे और एक 8वां जो देश अफगानिस्तान था वो मिल गया था। और इसमें जो 7 जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें भारत एक शामिल है। यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें चीन, जापान, मलेशिया है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या रही थी। जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ, कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था 1997 में। तो हुआ क्या था कि जलवायु परिवर्तन, इसको लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई थी कि जलवायु को परिवर्तन करने वाले जो कारक हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर 6 गैसों को प्रतिबंधित किया गया था, जो जलवायु में परिवर्तन ला रही थी। तो इसके कारण से जो जलवायु में परिवर्तन ला रही थी वो गैसें थी। और यहाँ पर जो पृथ्वी है इसको एक ग्रीन हाउस के रूप में
तब्दील कर रही थी। तो यहाँ यूँ कहा जा सकता है कि जो ग्रीन हाउस को बढ़ावा दे रही थी गैसें, उन गैसों को कम करना था। तो ये 6 गैसें हैं, जैसे CO2 है, HFC है, CFC आदि ऐसी गैसें हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। अगला, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक इन ऑप्शनों में से जो है वो है सऊदी अरब है, ठीक है ना। मिस्र, ईरान और इराक ये बाद में आते हैं और सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होता है। और विश्व की अगर बात करें तो विश्व का जो है 17% तेल उत्पादन सऊदी अरब के द्वारा किया जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित हैं। कौन व्यक्ति जो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? मतलब कि ये जो भाषण दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? बात ये थी कि आपका जो आपकी जो बुक है, उस बुक के पहले ही चैप्टर में पहले ही लाइन पे ये लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत आज़ाद हुआ उस मध्य रात्रि को जो भाषण दिया उसे क्या कहा गया था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा गया था। तो इसमें ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है और भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो ये जो है इनमें ऑप्शन क्या है? जवाहरलाल नेहरू है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? से हो गया जवाहरलाल नेहरू। फिर दूसरा है, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं, किसको कहते हैं? मतलब सीधा सा है कि पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा कौन सी है? तो वो है दक्षिणपंथी। कौन सी है? दक्षिणपंथी है। देखिए, कट्टरवाद भी नहीं हो सकता है, जो धार्मिक रूप से जो अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, अन्य धर्मों को वो निम्न मानते हैं, तो उसे कट्टरवाद कहते हैं, कट्टरपंथ कहते हैं। वामपंथ कहते हैं कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें समानता मूलक जो विचार हैं या जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, उनके लिए वो संघर्ष करते हैं। तो ये सरकार के विपक्ष में रहते हैं, सरकार की आलोचनाएं करते हैं, तो इनको वामपंथी कहा जाता है। पंथ निरपेक्षी आप समझ सकते हैं कि जो सभी धर्मों को समान मानते हैं उसे ही पंथ निरपेक्ष कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, दक्षिणपंथी आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? देखिए, बांडुंग सम्मेलन जो था, जो नवोदित राष्ट्र थे, एशिया और अफ्रीकी जो राष्ट्र थे, जब औपनिवेशिक काल से बाहर निकल रहे थे, तो उससे में ये सारे के सारे जो देश थे मिलकर के सोच रहे थे कि भाई किसी भी प्रकार से इनके चंगुल से बाहर निकला जाए, और ये भी सोच रहे थे कि अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सभी ने मिलकर के जो दक्षिण संवाद था उसको बढ़ावा दिया, और ये जो सम्मेलन हुआ 1955 में हुआ। बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में एक शहर है, इंडोनेशिया में शहर है जिसका नाम है बांडुंग। 1955 में सम्मेलन हुआ और इस समय यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो थे सुकर्णो, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। भारत ने इसमें पहल करके ये जो एशिया और अफ्रीकी देशों को बुलाया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1971 के चुनाव में जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, जिसको आर कहते हैं, उसने कितनी सीटें जीती थी? देखिए, इसका जो आंसर है वो है ए 352। कितनी सीटें जीती थी? 352 सीटें जीती थी। करेक्ट आंसर ये है। इसके बाद में ये बहुत इजी क्वेश्चन आया है कि 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का मतलब है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी करना पड़ेगा, संस्कृति के क्षेत्र में भी करना पड़ेगा, जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा, कृषि को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, उद्योगों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, एक संतुलित विकास करना पड़ेगा, समावेशी विकास करना पड़ेगा, महिलाओं की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, सब पर बिल्कुल संतुलित रूप से जो ध्यान दिया गया था। और एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जो बात कही थी 1974 में, वो थे जयप्रकाश नारायण।
तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो है बी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। इसके बाद में 1989 में जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राष्ट्रीय मोर्चा के जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी वो देखिए वीपी सिंह के नेतृत्व में बने थे। और दूसरे जो चंद्रशेखर थे वो समाजवादी पार्टी से थे, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ लेकर के कांग्रेस समर्थित सरकार बनी थी। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा वीपी सिंह, ऑप्शन आ जाएगा से। ओके। अब आते हैं खालिस्तान, आ जाते हैं। तो खालिस्तान में देखिए अगला जो है चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से दो गणराज्य बने थे, दो देश बने थे, जिनका नाम था, एक का नाम था चेक गणराज्य और दूसरे का नाम है स्लोवाकिया। दो राष्ट्र बने थे, कौन कौन से थे? चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, ये भी आप मिला लें। दूसरा है कि श्रीलंका की राजनीति में समुदाय का प्रभाव रहा है, जो सबसे ज्यादा जो है प्रभाव किस समुदाय का रहा है वो पूछा गया है। अब प्रभाव किसका रहेगा? जो सबसे ज्यादा संख्या में रहेंगी। लोकतंत्र में किसका प्रभाव होता है? लोकतंत्र में किसका प्रभाव होता है? जिसकी संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर जो बहुसंख्यक है वो है सिंघली, लगभग 80% मतलब 83% जनसंख्या जो है वो सिंघलियों की है। और इसके बाद में तमिल है, तमिल लगभग यहाँ पर 11% है और बाकी अन्य लोग हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो सिंघलियों का प्रभाव रहा है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पर? सिंघली। फिर 1944 में उद्योगपतियों के जो समूह है उसने एक नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव दिया था, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं, जिसमें कहा गया था कि एक संतुलित विकास जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को साथ साथ रखा जाए, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। फिर अगला क्वेश्चन है तिब्बत के पारंपरिक नेता, मतलब जो परंपरा के रूप में चले आ रहे हैं, उन्हें 1959 में भारत से शरण मांगी थी, वो कौन थे? तो वो थे दलाई लामा। कौन थे ये देखिए बौद्ध समुदाय के धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं। जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था और इसको दलाई लामा को जो पकड़ना चाह रहे थे, तो यहाँ पर इस दलाई लामा ने अपने शरणार्थी, अपने अनुयायियों के साथ में भारत से शरण मांगी थी और इनको भारत ने लद्दाख क्षेत्र में शरण दी थी, जिसे आजकल अलग भी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर से। फिर अब देखिए यही अगला क्वेश्चन आ गया है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद खालिस्तान समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था जो जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का स्टेटस दिलाती थी? वो थी 370 धारा। कौन सी धारा थी? 370 धारा, जो भारत के संविधान से एक अलग संविधान बनाती थी। भारत के संविधान से एक अलग संविधान था, वहाँ पर अलग नियम कानून होते थे। तो वो जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा खत्म कर दिया गया। और इसी के तहत आपको पता होगा कि अभी जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था, वहाँ पर जो लद्दाख है इसको यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना दिया है और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया है। जो राज्य था उसको समाप्त कर दिया गया और संघ शासित प्रदेश यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2004 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनी। देखिए दो गठबंधन है, एनडीए और यूपीए। एनडीए और यूपीए दो हैं। एनडीए 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी और यूपीए 2004 में मनमोहन जी के नेतृत्व में सरकार
बनी थी। तो यूपीए, अब इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यूपीए, इसको कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन थे आपके छोटे और खालिस्तान जो थे ये समाप्त हो गए हैं। अगले जो हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के और एक एक शब्द के क्वेश्चन हैं, बहुत इजी है वो भी। इजी तो आप पढ़ोगे तो इजी हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको इजी नहीं होंगे। आप मेरे पिछली वीडियो उठाकर देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे इसमें से मैंने ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन करवाए हैं। और जैसे शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्ति द्वारा अपने गुट में सम्मिलित करने का कोई एक कारण बताइए। आप लोगों को बताया है कि देखिए जो बड़े देश हैं वो छोटे देशों को अपने में क्यों सम्मिलित करना चाहते हैं। वो स्वयं जो है आत्मनिर्भर है, फिर भी वह छोटे देशों को अपने में शामिल करना चाहते हैं। आपने देखा होगा शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बंट रहा था, एक तो था यूएसए के नेतृत्व में और दूसरा था यूएसएसआर। इन दोनों के मध्य जो है शीत युद्ध चल रहा था और इन दोनों के कारण ही विश्व दो गुटों में बंटता जा रहा था। तो ये बंट क्यों रहा था, ये बड़े देश क्यों इसको शामिल करना चाह रहे थे, तो इसका क्या रीजन क्या था। ये जो छोटे देश हैं यहाँ पर संसाधन पाए जाते हैं, तो इन संसाधनों को हड़पने के लिए। दूसरा कि ये जो देश हैं एक दूसरे के जो दुश्मन बने हुए हैं, कभी भी अगर हमला होता है तो यहाँ पर सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना या प्रैक्टिस करना, अपनी सेना को स्थापित रखना। दूसरी चीज है कि एक विश्व में एक विचारधारा है जिसको हम कहते हैं पूंजीवाद, तो इसको स्वीकार्यता दिलाने के लिए ये उन देशों को अपने में शामिल कर रहे थे ताकि ये देश इनको स्वीकार कर सके। तो ये कुछ मुख्य रीजन थे, तो इसमें आप देख लेना, आप जो सा भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। दूसरा है अमेरिका के रक्षा विभाग मुख्यालय का नाम बताइए। देखिए यह जो है जो रक्षा विभाग है यह पेंटागन में है, और यहाँ पर आपको पता है 2001 में 9/11 घटना है। 9/11 घटना पर यहाँ पर आक्रमण किया गया था हवाई जहाज के माध्यम से। इस हवाई जहाज को टकराया गया था पेंटागन में, तो इसी नाम से ही वहां पर रक्षा विभाग को जाना जाता है, पेंटागन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंटागन। फिर अगला है आसियान संगठन के किन्हीं 4 देशों के नाम बताने हैं आपको। देखिए आसियान जो देश है आपको पता है कि कितने देश इसमें शामिल हैं। आसियान का मतलब होता है जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनमें आपसी जो कोलैबोरेशन है उसको कहते हैं आसियान। ये 1967 में स्थापित हुआ था। इसमें कुल अब वर्तमान में जो देश हैं वो है 10 हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, वियतनाम लिख सकते हैं, ब्रूनेई लिख सकते हैं, फिलीपींस लिख सकते हैं, आप इंडोनेशिया लिख सकते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया लिख सकते हैं, इसके मलेशिया लिख सकते हैं, सिंगापुर लिख सकते हैं, और इसमें छोटे छोटे जो देश हैं उनको भी आप, और मुख्यतः ये जो देश हैं इनको आप लिख सकते हैं। तो ये थे आपके आसियान देशों के नाम। इसके अलावा भारत, अब देखिए भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी कब शुरू की भारत में, 1991 में, जब भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया था। उस दौरान भारत ने विश्व को एक उदार नीति के तहत अपनाने का प्रयास किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उन्होंने अपने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। तो भारत भी चाहता था कि विश्व के साथ जुड़ा जाए, तो उन्होंने पूर्व के जो देश थे, जो ये वाले जो देश थे, उनके साथ में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया। तो इसको कहा गया लुक ईस्ट पॉलिसी।
मतलब पूर्व की ओर देखो नीति। ठीक है, पूर्व की ओर देखो नीति, इसको 2014 में इसको विस्तारित पड़ोस या विस्तारित नीति भी कहा गया, और इस लुक ईस्ट की जगह कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट की जगह क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और इसको कहा गया विस्तारित पूर्व नीति। विस्तारित पूर्व नीति, इसमें जो है जापान को भी शामिल कर लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया, और जो अन्य जो देश हैं प्रशांत महासागर के, उनको भी शामिल कर लिया गया था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि देखिए इसमें कौन से देश आते हैं, तो इनको ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कौन से देश आते हैं, तो ये हो गया। फिर अगला है लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य कारण क्या था। देखिए आपको पता है कि जो लीग ऑफ नेशन है उसकी स्थापना 1919 में की गई थी। जब प्रथम महायुद्ध हुआ तो युद्धों को टालने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए इस प्रकार का एक संगठन बनाया गया ताकि आगे कोई युद्ध नहीं हो। 1919 में यह एक नेशन बनाया गया, मतलब एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया, संयुक्त आयु कहा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। लेकिन इससे ठीक 20 साल बाद में 1939 में एक युद्ध हो गया। तो इसका मतलब ये था कि लीग ऑफ नेशन इसे रोक नहीं पाया। तो इस कारण क्या था इसका, कि इसमें एक तो बड़े राष्ट्र नहीं थे, बड़े राष्ट्र जैसे यूएसए, सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर, ब्रिटेन नहीं थे। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, यह संस्थापक देशों में थे। इन्होंने यहाँ पर ये कसम भी खाई थी कि भाई हम इसके सदस्य बनेंगे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ के जो बड़े राष्ट्र थे, यहाँ की जो संसद थी, इन्होंने इसे अनुमोदित नहीं किया, इसलिए ये देश इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। अब आपको ये पता चल गया है कि भाई लीग ऑफ नेशन असफल रहा था सुरक्षा की दृष्टि से, सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से, या यूँ कहा जाए कि विश्व में अन्य युद्धों को रोकने से वो नहीं बचा पाया। इसके कारण ही 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? 1945 में यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसके कारण से अब आप देख रहे हैं 2023 चल रहा है, अब तक विश्व युद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब यह है विश्व युद्धों को रोकने में काफी हद तक सफल रही है। ठीक है, अगला है सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन से हैं। देखिए एक तो थी पारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा क्या है सुरक्षा की दृष्टि से, कि हमारी जो पारंपरिक धारणा है सुरक्षा किसकी होनी चाहिए? देश की होनी चाहिए, मतलब सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। और सीमाओं की सुरक्षा कैसे होगी? दूसरे देशों से सीमा की सुरक्षा। ये कैसे होगी? सैनिक ताकत के बल पे, सैनिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी आपको, संतुलन करना पड़ेगा, सैनिक संतुलन करना पड़ेगा आपको, दूसरे देशों को कमजोर करना पड़ेगा आपको। तो ये तो थी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। लेकिन अपारंपरिक जो धारणा है, इससे अलग है। मतलब ये तो है ही, इसके साथ साथ में वो ये भी कहती है कि सुरक्षा किसकी होनी चाहिए? सीमाओं की होनी चाहिए, देश की होनी चाहिए, या मानवता की सेवा, मानवता की सुरक्षा होनी चाहिए। तो पारंपरिक जो धारणा वो ये कहती है कि सीमाओं के साथ साथ मानवता की भी होनी चाहिए। इसके दो पक्ष कौन कौन से हैं? चाहे अपना देश हो चाहे दूसरा देश हो, उसमें सभी मानव रहते हैं, तो मानवता की सुरक्षा हो। दूसरी, विश्व की सुरक्षा हो। तो इसके आप पक्ष दोनों में से कोई, दोनों में लिख दें, दोनों ही लिख दें कि दो पक्ष कौन कौन से थे, तो दोनों पक्ष लिख दें आप। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। अगला है सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सीमांत गांधी के नाम से कौन थे? सीमांत गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे अब्दुल गफ्फार खान, है ना? इसका नाम है अब्दुल
गफ्फार खान, ये सीमांत प्रांत के राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने यहाँ पर लाल कुर्ती नामक संगठन बना रखा था, जो यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो इस प्रकार से जो सीमांत गांधी थे वो किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान इसको बाद में उपाधि दी गई थी, तो इसलिए इसको खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाने लगा था। खान अब्दुल गफ्फार खान। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1950 में योजना आयोग का निर्माण किया गया। 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। अगला है, देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन आया है, इन्होंने दिया है 1991 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? देखिए पहला सम्मेलन कहाँ हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन का? तो 1961 में बेलग्रेड जो कहां पर है? यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में इसका पहला सम्मेलन हुआ। दूसरा, अगला जो क्वेश्चन है कि 25 जून 1975 को 75 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई? कि जो 1975 में आपातकाल की इंदिरा गांधी जी ने घोषणा की थी, वो किस कारण से की गई थी? उसका कारण क्या था? तो उसका कारण देखिए, एक तो अनुच्छेद 352 है, और इसमें 3 कारण होते हैं। या तो कोई देश आक्रमण कर दे तब होगा, या आक्रमण करने के बाद या यूं भी हो सकता है कि आंतरिक क्षेत्र में कोई गड़बड़ी हो जाए, अशांति हो जाए, ये भी हो सकता है। या फिर हमें आक्रमण करने के साथ साथ हम भी युद्ध में शामिल हो जाएं, मतलब एक तो आक्रमण कर दे तब हम आपातकाल की घोषणा करेंगे, या यूं है कि उसने हमें कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ में, अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे साथ में युद्ध कर लेंगे, तो युद्ध हो जाए, दोनों देशों के मध्य युद्ध हो जाए, तब भी आपातकाल की घोषणा हो सकती है। या यूं हो जाए कि आंतरिक क्षेत्र में अशांति पैदा हो जाए, गड़बड़ी हो जाए। तो 1975 जो था, 1975 में कोई युद्ध नहीं हुआ, तो हुआ क्या था? आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति के कारण से 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। तो आपसे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको अनुच्छेद बताना 352 के तहत। कारण पूछा जाए तो आंतरिक अशांति के कारण हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच मुकाबला थी? जब आपको पता है कि 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता के दौरान यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। तो इस निधन के बाद में कांग्रेस के 2 बड़े लीडर थे, जिसका नाम था इंदिरा गांधी और दूसरे थे मोरारजी देसाई। ये जो 2 बड़े लीडर थे, इन दोनों बड़े लीडरों के मध्य कड़ा मुकाबला हुआ, और यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी कांग्रेस की लीडर बनी। तो दोनों के मध्य जो आपसे पूछा गया है कि किन के बीच में मुकाबला था, तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिशें की थी? देखिए मंडल जो आयोग था, मंडल आयोग जो है, उन्होंने कहा कि जो ओबीसी है,
मतलब जो SC ST के अलावा जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं जिनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन देखा गया है, उन जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। तो पहला तो ये था कि आर्थिक आधार पर क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। दूसरी चीज है कि इनका सामाजिक जो स्तर है वो भी कमजोर है। तो यहाँ पर दिया गया सामाजिक और आर्थिक आधार पर, तो इसको अब देखिए आर्थिक आधार पे क्यों दिया गया, क्योंकि कुछ कमजोर हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो जो कमजोर है मतलब उस समय 2 लाख से कम आय के जो लोग थे ओबीसी वर्ग के, उनको इस आरक्षण का फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा जो 2 लाख से अधिक आय वर्ग के लोग हैं उन्हें क्रीमी लेयर में माना गया, मतलब वह आरक्षण के योग्य नहीं है। दूसरी चीज, इसमें कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया, 27% आरक्षण दिया गया। और इसमें पूरे देश के अंदर लगभग 3400 लगभग 3427 3429 के आसपास कुछ जातियां थी और इनको ओबीसी में शामिल किया गया। और इस आयोग को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। क्या कहा गया, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। तो ये था आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। और आगे है खंड ब, जिसमें 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा। काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आज नहीं करा के इसको हम कल कराएंगे। तो धन्यवाद, इसको कल देखें।